तुषार से यह कहने के बाद हिमांशी ने अपनी मार्शल आत्मा को वापस अपने शरीर में बुला लिया और अपने धनुष को अपनी पीठ पर रख लिया। इसके बाद हिमांशी ने दक्ष से कहा, इस बार अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझो। अगली बार सबसे अच्छी बात यह होगी कि तुम मुझे ना देखो, अन्यथा तुम आज की तरह भाग्यशाली नहीं रहोगे। उस समय मैं तुम्हें अवश्य ही मार डालूंगी। यह कहने के बाद हिमांशी मुड़ी और तुरंत वहां से चली गई। हिमांशी को दूर जाता हुआ देखकर तुषार ने कहा, हिमांशी, तुम हमेशा मुझसे बचती क्यों रहती हो? यह कहने के बाद तुषार भी अपना सिर हिलाते हुए वहां चला गया। उसने दक्ष की ओर देखा तक नहीं। यह देखकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ठीक इसी समय पर बूम, एक और विस्फोट की आवाज आई और जमीन पर एक बहुत बड़ा तलवार के वार का गड्ढा बन गया। इसके बाद अगले ही पर दक्ष को एक आवाज सुनाई दी, इस बार अपने आप को भाग्यशाली समझ कीड़े। अगली बार जब मैं तुम्हें हिमांशी के आस पास भी देखूंगा, तब मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि तुषार की थी। इस समय दक्ष अभी भी उसी स्थान पर खड़ा हुआ था। वह एक कदम भी नहीं हिल रहा था। इस समय भले ही तुषार ने अपनी तलवार से उसके सामने जमीन पर वार किया था, जिससे एक विस्फोटक शक्ति उत्पन्न हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी दक्ष किसी कारण से डर नहीं रहा था। इस समय दक्ष ने कहा, हिमांशी उस समय सोचती थी कि मैं गर्म पानी के झरने में उसे उकसाने के लिए वहां गया था, जिसके कारण वह मुझे मारना चाहती थी। लेकिन तुषार एक विशिष्ट शिष्य और शक्ति में बहुत शक्तिशाली है। मैंने उसे कभी भी नहीं उकसाया और ना ही उसके और मेरे बीच कोई द्वेष है। लेकिन इसके बाद भी उसने बिना कुछ सोचे और बिना किसी कारण के मुझ मारने का प्रयास किया। तुषार, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। यह कहने के बाद दक्ष की आंखें तेज जानलेवा इरादे से चमकने लगी। दक्ष इस दुनिया में कुछ ही समय पहले आया था, लेकिन अपने अनुभव से उसने यह जान लिया था कि मजबूत होने का क्या मतलब है। केवल मजबूत का ही सम्मान किया जाएगा। इसके बाद दक्ष ने अपने मुट्ठी जकड़ते हुए कहा, तुषार, जब मैं वास्तविक ऊर्जा के स्तर पर पहुंचूंगा, तब तुम मेरी आंखों में देखोगे। जब मैं तुम्हारे हाथ से तुम्हारी तलवार लेकर तुम्हारी ही तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। ये कहने के बाद दक्ष ने जमीन पर तलवार से छोड़े गए गहरे निशान को देखा और फिर बिना कुछ कहे वह मुड़कर वहां से चला गया। दक्ष को विश्वास था कि एक दिन उसकी कड़ी मेहनत और जन्मजात प्रतिभा उसे बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाएगी, और उसे विश्वास था कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद दक्ष ने स्टार्मी गार्ज में और ज्यादा देर तक रुकने का विचार नहीं किया। इसके बजाय उसने स्टार्मी गार्ज को छोड़ने का फैसला किया और एक बार फिर चट्टान के ऊपर जाकर घाटी की ओर देखने लगा। नीचे घाटी में देखने पर दक्ष यह देख सकता था कि जहां तक भी उसकी नजर जा रही थी, वहां तक एक असीमित घाटी थी। उस घाटी के अंदर हजारों लोग थे। यह अंतहीन लड़ाइयां और अनुभव से भारी जगह थी। यह 4 पर्वतीय संप्रदाय की संस्कृति थी, जिसमें सबसे मजबूत योद्धाओं का जन्म होता है। यहाँ लड़ने वाले योद्धा आपको मृत्यु के कगार तक घायल कर देंगे और फिर आपको अपने घायल शरीर के साथ संप्रदाय में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। यहाँ केवल ताकतवर ही विकास कर सकेंगे और कमजोर लोग उन ताकतवर लोगों के लिए केवल अनुभव के साधन मात्र बनेंगे। इस समय दक्ष स्टार्मी गार्ज के बाहर घाटी के चारों ओर घूम रहा था। तभी अचानक उसने अपने कुछ दोस्तों को वहां पर देखा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि दक्ष ने वहां पर गौरव और सरोजा को देखा था। इसके बाद दक्ष वहां गौरव और सरोजा को फिर से देखकर खुश हो गया। जब सरोजा ने दक्ष को देखा तब उसने चिल्लाते हुए कहा, दक्ष। सरोजा दक्ष से दोबारा मिलने के अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही थी। सरोजा की आवाज सुनकर दक्ष मुस्कुराया और फिर इसके बाद वह गौरव और सरोजा के पास चला गया। उन दोनों के पास पहुंचकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए सरोजा की तारीफ करते हुए कहा, सरोजा, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था, तुम उस समय की तुलना में और भी अधिक सुंदर हो गई हो। सरोजा कुछ दिनों पहले की तुलना में वास्तव में अधिक सुंदर हो गई थी। दक्ष को पता था कि यह उन सौंदर्य गोलियों के कारण था जो उसने उस समय लिया था, लेकिन दक्ष ने यह कभी नहीं सोचा था कि इसका इतना अच्छा प्रभाव भी होगा। जब सरोजा ने दक्ष की बात सुनी तो वह शर्मा गई और फिर वह शर्माते हुए दूर देखने लगी। इसके बाद उसने शर्मिली आवाज में कहा, धन्यवाद दक्ष, मेरी तारीफ करने के लिए। सरोजा को ऐसा शर्माते हुए देखकर गौरव ने हंसते हुए कहा, हाँ दक्ष, तुम्हें इतना खुले विचारों वाला नहीं होना चाहिए। सरोजा अभी भी बहुत शर्मीली है। तुम्हारी बातों से उसे बहुत शर्म आने लगती है। यह कहने के बाद गौरव दोबारा हंसने लगा और गौरव को ऐसे हंसता हुआ देखकर दक्ष के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। इसके बाद गौरव ने कहा, दक्ष, हम शुरू में तुम्हारे पास आने वाले थे और तुम्हारी तलाश करने वाले थे, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम तुमसे यहाँ मिलेंगे। यह सुनकर दक्ष ने कहा, मुझे ढूंढने आने वाले थे, पर क्यों? इस पर गौरव ने कहा, दक्ष, तुमने अब तक तो अपनी साधारण स्तर की उच्च श्रेणी की गोली खा ली होगी, है ना? तो क्या अब तुम साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गए हो? गौरव इस समय दक्ष की प्रगति के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि जब दक्ष साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर था तब उसने एक हेल वुल्फ को मार डाला था। साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंचने के बाद दक्ष निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली होने वाला था।
गौरव की यह बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हाल ही में मुझे एक सफलता मिली है और मैं साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूं। और तुम लोगों के बारे में कैसे? तुम्हारी प्रगति कैसी है? दक्ष की बात सुनकर गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, अगर मेरे जैसा मूर्ख साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच सकता है तो जाहिर तौर पर तुम्हारे जैसे राक्षसी प्रतिभा का साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंचना भी एक आम बात होगी। इसके बाद गौरव ने आगे बोलना जारी रखा, दक्ष, मैं साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूं। सरोजा को अभी अगले स्तर पर पहुंचने के लिए कुछ और समय चाहिए। इसके अलावा सुजीत भी अभी अपनी साधना से बाहर नहीं आए हैं। मेरे विचारों से उसे अभी किसी अड़चन का सामना करना पड़ा होगा। यह सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया। भले ही गौरव ने यह सब लापरवाही से कहा था, लेकिन उसकी साधना कुशलता सरोजा और सुजीत से कहीं अधिक थी। इसी कारण से गौरव साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंचने वाला उन तीनों में पहला व्यक्ति बन सका। इसके बाद दक्ष ने गौरव से दोबारा कहा, लेकिन गौरव, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुम आखिरकार मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। इस पर गौरव ने कहा, दक्ष, मैं साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूं, इसलिए मैं स्टार्मी गार्ज में जाकर अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता हूं। लेकिन मुझे डर है कि कुछ मजबूत और क्रूर योद्धाओं द्वारा मेरी हत्या हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अगर हमारा सामना किसी मजबूत और ताकतवर योद्धा से होता है तभी तुम्हें इसमें शामिल होने की आवश्यकता है। मैं अपनी वर्तमान ताकत से मजबूत योद्धाओं के कम से कम 1 या 2 हमलों का सामना तो कर ही सकता हूं। इस समय दक्ष से मदद मांगते हुए गौरव मुस्कुरा रहा था। गौरव की बात सुनकर अब दक्ष को समझ में आ गया कि गौरव उसे क्यों ढूंढ रहा था। गौरव दक्ष को अपने साथ स्टार्मी गार्ज लेकर जाने के लिए ढूंढ रहा था। दक्ष को स्टार्मी गार्ज में गौरव की मदद केवल तभी करनी थी जब वह खतरे में हो। दक्ष ऐसे मित्र के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सहमति में हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम कब जाना चाहते हो? जब गौरव ने देखा कि दक्ष ने बिल्कुल भी समय न लेते हुए उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इससे गौरव के मन में दक्ष के लिए प्रशंसा और भी बढ़ गई, क्योंकि अब दक्ष उसके लिए एक अच्छा मित्र था। और फिर गौरव ने तुरंत कहा, हम कल जा सकते हैं। वहां जाने से पहले मैं कुछ मास्क तैयार करना चाहता हूं। दक्ष न केवल असामान्य रूप से मजबूत था, बल्कि उसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। वह किसी भी बात पर बहस नहीं करता था और अपने दोस्तों के साथ निष्पक्षता बनाए रखता था। दक्ष वही था जिसने ब्लैक क्वीन माउंटेन पर लगभग सभी क्रूर जानवरों को मार डाला था, किंतु अंत में उसने उन क्रूर जानवरों से एकत्र सभी सामानों को अपने दोस्तों के साथ समान रूप से विभाजित करने पर जोर दिया था, जिससे न केवल गौरव बल्कि सरोजा और सुजीत के मन में भी दक्ष के लिए प्रशंसा बढ़ गई थी। इधर गौरव की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब भी तुम तैयार हो तो बस मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दरअसल जो लोग इस स्टार्मी गार्ज में प्रवेश करते थे वह सामान्य तौर पर मास्क पहनना पसंद करते थे। दक्ष को इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। जो लोग स्टार्मी गार्ज में प्रवेश करते थे वह मुख्यतः दूसरे योद्धाओं के साथ लड़ने के लिए आते थे। लड़ाई में हारना एक अपमानजनक स्थिति थी और जीतना किसी खूनी झगड़े का कारण बन सकता था, इसलिए मास्क पहनना इन सभी मुद्दों पर काबू पाने का एक तरीका था। इधर दक्ष की बात सुनकर गौरव ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। इसी समय सरोजा ने मासूम और कोमल आवाज में कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ आना चाहती हूँ। दक्ष हमेशा मेरे साथ रहेगा और वह मेरी रक्षा कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं दक्ष के साथ सुरक्षित रहूंगी। जब दक्ष ने सरोजा की यह बात सुनी तब वह स्तब्ध रह गया। इस समय दक्ष और गौरव दोनों ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सरोजा की ओर देखा और उन दोनों के मन में केवल एक ही बात चल रही थी, क्या यह अभी भी पहले की तरह एक शर्मीली लड़की है? जब सरजा को इस बात का एहसास हुआ कि दक्ष और गौरव उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं तब उसने कहा, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, स्टार्मी गार्ज में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह कहते हुए दक्ष ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। इस समय सरोजा की ओर देखते हुए दक्ष और गौरव ने सोचा कि एक बच्चे की तरह कोमल और मासूम चेहरे के साथ ऐसा अभिनय करते हुए भी सरोजा को इतना निडर देखना बहुत अजीब बात है। इस समय गौरव अपने द्वारा देखे गए सरोजा में हुए नए परिवर्तन से भ्रमित होकर उसे देख रहा था। सरोजा को यह कहते हुए सुनकर वह वास्तव में स्तब्ध रह गया था कि सरोजा चाहती थी कि दक्ष उसकी रक्षा करें। इस समय गौरव बस यही सोच रहा था कि सरोज इतनी सीधी कब से हो गई। इसके बाद दक्ष ने कहा, हमें स्टार्मी गार्ज शांत रहना चाहिए और अनावश्यक परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। जिसे सुनकर गौरव और सरोजा दोनों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। दक्ष ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि स्टार्मी गार्ज की घाटी के नीचे में कई बेहद प्रतिभाशाली योद्धा थे और कुछ हद तक वहां उच्च शिष्यों का आना जाना भी लगा रहता था। सभी उच्च शिष्य अपेक्षाकृत स्वाभिमानी और अलग स्वभाव के थे। उच्च शिष्य सामान्य शिष्यों पर हमला करने से बचते थे।
इसलिए दक्ष की मदद से गौरव और सरोजा को यकीन हो गया कि वह बहुत अधिक परेशानी में पड़े बिना स्टार्मी गार्ज की घाटी के नीचे जा सकते हैं। उच्च शिष्य संप्रदाय के किसी भी प्रभाव के बिना अन्य शिष्यों को मार सकते थे। उनमें अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति थी। इसलिए पहले गौरव और सरोजा को डर था कि वह वहां किसी अनावश्यक परेशानी में पड़कर उच्च शिष्यों के हाथों मारे जा सकते थे, किंतु अब दक्ष के सहमत होने पर उन दोनों की चिंताएं दूर हो गई। पहले दक्ष बहुत दुर्भाग्यशाली था, क्योंकि वह गलती से एक उच्च श्रेणी के शिष्य और एक आडंबरपूर्ण विशिष्ट शिष्य दोनों के सामने आ गया था। उस समय उसकी किस्मत सचमुच बहुत खराब थी। कुछ देर बात करने के बाद गौरव, सरोजा और दक्ष सभी अपनी अपनी जगह अलग अलग दिशा में चले गए। इसके बाद दक्ष सीधे अपने कमरे में चला गया और वहां अपनी साधना करने लगा, यह देखकर कि वह अब भी दूसरे लोगों से बहुत कमजोर है। दक्ष के अंदर एक चिंगारी जलने लगी और उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई। दक्ष की अंतरात्मा उसे चिल्लाते हुए कह रही थी कि उसे और भी अधिक मजबूत बनना है। अगली सुबह जब दक्ष अपनी साधना में लगा हुआ था, तब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर दक्ष समझ गया कि इस समय कौन आया है। इसके बाद दक्ष अपनी साधना से उठा और फिर वह दरवाजा खोलना चला गया। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने गौरव खड़ा हुआ था। गौरव ने कहा, दक्ष चलो आज हमें स्टार्मी गार्ज में जाना है। इस पर दक्ष ने कहा, ठीक है। यह कहने के बाद जल्द ही गौरव और दक्ष वहां से निकल गए और सीधे सरोजा से मिलने के लिए चले गए। चार पार्वती संप्रदाय अत्यंत विशाल था। यहां शिष्यों के कमरे एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था। यह क्षेत्र एक छोटे से शहर जितना बड़ा था। जल्द ही दक्ष और गौरव उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह सरोजा से मिलने वाले थे। जब वह दोनों वहां पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि इस समय सरोजा के सामने एक जवान लड़का खड़ा हुआ था, जो कि बुरी नजरों से सरोजा की तरफ देख रहा था और उससे कुछ बातें कर रहा था। इस समय सरोजा का चेहरा पीला पड़ गया था और वह चिंतित दिख रही थी। यह देखकर दक्ष और गौरव तेज गति से सरोजा के पास चले गए। सरोजा के पास पहुंचकर दक्ष ने कहा, सरोजा क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ? जब उस लड़के ने दक्ष को वहां पर सरोजा के पास देखा, तब उस युवा लड़के ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कूड़े के टुकड़े, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं यहाँ सरोजा से बात कर रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में आकर ऐसे बोलने की? वह युवा लड़का दक्ष को पहले से ही जानता था और जब भी दूसरे लोगों उसे धमकाते थे तो वह उसमें शामिल हो जाता था और उनके साथ दक्ष को धमकाने लगता था। दूसरी तरफ जब सरोजा ने दक्ष को अपने पास देखा तो उसके चेहरे से चिंता गायब हो गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर देखते हुए कहा, दक्ष आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। यह कहते हुए सरोज ने उस लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सरोजा की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम अब चल सकते हैं? यह कहते हुए दक्ष ने उस युवा लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इधर दक्ष की बात सुनकर सरोजा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर गौरव, सरोजा और दक्ष ने उस लड़के की ओर देखा भी नहीं और वह सभी वहां से चले गए। उन तीनों को ऐसे जाते हुए देखकर वह युवा शिष्य आवाक रह गया और फिर उसने तुरंत सरोजा को रोकने का प्रयास करते हुए उसकी आस्तीन को पकड़ते हुए कहा, रुको रुको गौरव, सरोज रुक जाओ। जब दक्ष ने उस शिष्य को सरोजा की आस्तीन पकड़ते हुए देखा, तब उसने कहा, भाड़ में जाओ, क्या तुम नहीं देख सकते कि हमें कुछ काम है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हमारे बीच बोलने का कोई अधिकार है?